हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने चैप्टर 3 का पार्ट 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम वोल्केनो के बारे में बात करने वाले हैं। और वोल्केनो में हमें क्या पढ़ना है, वोल्केनो हमें किस तरीके से अर्थ के इंटीरियर से इम्पैक्ट होता है, अर्थ के इंटीरियर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और अर्थ के सरफेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। मैंने क्या कहा, वोल्केनो के अंदर हम दो चीजों को समझने वाले हैं कि वोल्केनो अर्थ के इंटीरियर को खुद को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और अर्थ के सरफेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। उन दोनों चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। और वोल्केनो की वजह से अर्थ के सरफेस पे कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, अर्थ के इंटीरियर में कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, बेसिकली हम उनकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास में है वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको हम देखते हैं, अ वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेज और मॉल्टन रॉक मटेरियल, लावा escape to the ground. A volcano is called an active volcano if the materials mentioned are being released और हैव एग्जाम्पल्स। देखिए बेसिकली होगा क्या, वोल्केनो हम किसको कहेंगे, जब अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ का ये सरफेस है हमारे पास में, अर्थ के इंटीरियर से कुछ लावा बाहर आ रहा है। क्या चीज बोली है मैंने, लावा बाहर आ रहा है, ठीक है ना। लावा बाहर आ रहा है, उसके साथ साथ में क्या आ रही है, गैसेज आ रही है, कुछ एशेज आ रही हैं, कुछ मॉल्टन रॉक आ रहा है। मॉल्टन रॉक बेसिकली है क्या, लावा एक मॉल्टन रॉक का ही तो आपके पास में एग्जांपल होता है ना। तो वहां पे हमारे पास में कुछ गैसेज रिलीज होती हैं, कुछ एशेज भी आ रही होती हैं, राख आती है, धुआं आता है, वो सब चीज मिला करके विद लावा क्या कहते हैं हम, वोल्केनो फूट रहा है, ठीक है ना। तो वोल्केनो इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है जो अर्थ के इंटीरियर से निकल रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो किसको कहेंगे भाई, इसका मतलब एक्टिव के अलावा भी सर और टाइप के वोल्केनो होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं। एक्टिव और पैसिव दो टाइप के वोल्केनो होते हैं, ठीक है। पैसिव मींस बेसिकली हम ये कहेंगे कि डोरमेंट वोल्केनो होते हैं, जो वोल्केनो नहीं फूट रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करते जाएंगे ज्योग्राफी में। तो एक्टिव वोल्केनो किसको कहेंगे, जिससे ये सारे मटेरियल्स कौन कौन से, गैसेस, एशेज और मॉल्टन रॉक, ये सब रिलीज होते रहे, उसको हम कहेंगे एक एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। The mantle contains a weaker zone called the asthenosphere. Asthenosphere की हमने बात कर ली थी, अर्थ के अंदर एक इंटीरियर में एक लेयर होती है asthenosphere. It is from this that the molten rock materials find their way to the surface. Basically क्या कह रहा है कि asthenosphere वो जगह है जहां से हमारे पास में ये सारी चीजें निकल करके बाहर आती है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो ये क्वेश्चन बनता है कि वोल्केनो का जो हमारे पास में ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, वो एस्थेनोस्फेयर से होता है। एस्थेनोस्फेयर से लावा निकल करके बाहर आता है, ठीक है। द मटीरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड द मैग्मा। यस, द मटीरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड द मैग्मा। देखिए क्या कहा है, अपर मेंटल पोर्शन में जो चीज होती है उसको मैग्मा कहते हैं। तो सर हम तो लावा लावा की बात करते हुए आ रहे हैं, तो लावा और मैग्मा कोई दो अलग अलग चीजें हैं क्या, नहीं, लावा और मैग्मा एक ही चीज का नाम है। जब तक अर्थ के इंटीरियर में है उसका नाम मैग्मा है, अर्थ के आउटर पे यानी सरफेस पे आ गया तो नाम हो गया लावा, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये हमारे पास में अर्थ का सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के नीचे नीचे तक की जब तक हम बात कर रहे हैं, ये हमने बात करी यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है ये सब क्या है, मैग्मा, ये हो जाएगा मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा यहाँ पे बाहर आ गया, मैग्मा जैसे ही सरफेस से निकल करके बाहर आ गया तो उसका नाम क्या हो गया, लावा, एक ही चीज है। तो बेसिकली अर्थ के इंटीरियर में जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक नाम है मैग्मा, और अर्थ के सरफेस पे बाहर आते ही नाम हो गया लावा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कहां से निकलता है, अपर मेंटल से निकलता है, कहां से निकलता है, अपर मेंटल से निकलता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वंस दिस स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस, इट इज रेफर्ड टू एज लावा, ठीक है। क्रस्ट पे आ जाता है या सरफेस के ऊपर आ जाता है तब नाम हो गया लावा, उससे पहले था मैग्मा। कहां से होता है, अपर मेंटल की बात हो रही है। हमने अर्थ के अलग अलग रीजन्स की बात की थी, क्रस्ट पढ़ा था, मेंटल पढ़ा था, कोर पढ़ा था। मेंटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल से यहाँ पे हमारे पास में आता है। तो देखिए ये कुछ हमारी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बेसिकली जब भी एक वोल्केनो का इरप्शन होता है कुछ ऐसा काम अंदर हो रहा होता है। ये अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है ना। इस इंटीरियर के अंदर क्या हो रहा होगा, कोई वोल्केनो जहां से मान लीजिए निकल करके आ रहा है सरफेस पे बाहर, ठीक है। तो उसके सरफेस पे बाहर आने से पहले हो सकता है वो अंदर ही कुछ एक डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाए, अंदर डायरेक्शन में मुड़ करके उसका थोड़ा सा मैग्मा है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, या फिर उसका मैग्मा है जो कुछ अंदर नीचे कुछ ऐसी अलग सी यूं शेप ले ले, या फिर मान लीजिए कहीं पे निकलना शुरू हुआ वो यहीं पे आके अटक गया, आगे गया ही नहीं, या फिर यहाँ से निकल रहा है अलग डायरेक्शन में मुड़ गया, और है इधर भी मुड़ गया, और है इधर एक ऐसी शेप बना ली इसने, कॉन्वेक्स जैसी शेप बना ली या इनवर्स सॉसर शेप बना ली, ठीक है।
या फिर वो एक आया और सीधा सीधा पूरा बाहर निकल गया, तो हमारे पास में कंडीशन बन सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब एक वोल्केनो का इरप्शन होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि वो अर्थ के इंटीरियर से एक पूरे मैग्मा को बाहर निकाल देता है, यानी लावा हमारे पास में बाहर आ जाते हैं। हो सकता है वो अर्थ के इंटीरियर में भी कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाए, कोई और अलग स्ट्रक्चर बना ले। तो इसी से हमें ये बात समझ में आती है कि एक वोल्केनो जो होता है अर्थ के इंटीरियर में भी और आउटर सरफेस पे भी, दोनों पे कुछ ना कुछ अपने लैंडफॉर्म्स को बनाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्केनो को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनाता है एक वोल्केनो, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ेंगे कि हाँ, कोई वोल्केनो लंबा ज्यादा है, कोई छोटा ज्यादा है, किसी का मुंह छोटा है, किसी का मुंह बहुत बड़ा है। तो ऐसे हम इनको वोल्केनो को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि वोल्केनो को हम उसके सरफेस पे दिखने वाले नेचर से डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के साथ में हमने यहाँ लिखा है मेंटल। इस मेंटल के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मेंटल के अंदर ये जो अपर मेंटल का पोर्शन हो गया, ये है अपर मेंटल। इस अपर मेंटल से हमारे पास में यहां से मूव करते हुए लावा कहां पे होगा? सरफेस तक आएगा, ठीक है। यहां तक ये सारी चीज क्या कही जाएगी? ये कही जाएगी मैग्मा, कही जाएगी मैग्मा। यहां पे आते ही क्या बन जाएगी? वो लावा। तो लावा और मैग्मा का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। एक चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिखाने के लिए मैं इसको रेज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मोहो लिखा हुआ। एक हमने बात की थी मोहो डिसकंटिन्यूटी की। मोहो डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या था? दो लेयर्स को सेपरेट कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या चीज है? ये आपके पास में क्रस्ट वाला सेक्शन है, ये क्रस्ट वाला सेक्शन यहाँ तक चल रहा है, और ये नीचे वाला क्या है? मेंटल है। क्रस्ट और मेंटल यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। ये नीचे वाला मेंटल, ऊपर वाला क्रस्ट, इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है। तो वही है क्या? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये हमने बात भी करी थी, बहुत सारी टाइप की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जो अलग अलग लेयर ऑफ अर्थ को सेपरेट करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैग्मा क्या होता है? मेंटल से यहाँ से निकल रहा होता है, मेंटल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करता है और अर्थ के सरफेस पे आता है। ये देखो कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई देती है। ये हमें बहुत सारी गैसेज यहाँ पे निकलती हुई दिख रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी एशेज दिखेंगी। यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? लावा। लावा बेसिकली क्या होगा? मॉल्टन रॉक होगा, ठीक है। तो ये सब हमें एक वोल्केनो के इरप्शन पे दिखता है। यस, देन हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा शील्ड वोल्केनो। मैंने कहा था आपको सरफेस पे कैसा दिखता है, इसका चेहरा कैसा है, उससे हम बात करेंगे। फर्स्ट है शील्ड वोल्केनो। देखो शील्ड वोल्केनो कुछ देखने में ऐसा होता है, ये है शील्ड वोल्केनो, ठीक है। कि सर इसका बहुत बड़ा सा माउथ है, इसकी हाइट हमें कुछ दिख रही है, हाइट कम है, ठीक है ना, इसकी हाइट कम है। पढ़ते हैं शील्ड वोल्केनो में क्या दिया है। पेयरिंग द बेसाल्ट फ्लोज, द शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज, ठीक है। ऑन द अर्थ द हवाईयन वोल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जांपल। तो एक चीज आपको पता लगे भी, हवाई के अंदर जो वोल्केनोज है ना, वो कौन से टाइप के हैं? शील्ड वोल्केनोज है। हवाई आइलैंड का नाम सुना होगा, यूएसए का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें जितने, वो पूरा बेसिकली है क्या? वोल्केनोज से बनी हुई पूरी एक आइलैंड की चीज है। तो वहां पे जितने भी सारे आइलैंड के ऊपर आप देखोगे वोल्केनो कौन से टाइप के हैं? शील्ड वोल्केनो है वो, ठीक है। तो उन शील्ड वोल्केनो के अंदर एक चीज और लिखी है यहाँ पे, बेसाल्ट फ्लो। अब बेसाल्ट फ्लो क्या होता है? देखो बेसाल्ट फ्लो जो होता है ना आपके पास में, बेसिकली क्या है? बेसिक नेचर को दिखा रहा है। लावा जो आपके पास में बाहर निकल करके आया, वो एसिडिक है या बेसिक है इन नेचर? बेसिक लावा होने का एक इम्पैक्ट हम क्या देख सकते हैं, ये क्या करता है? फ्लो ज्यादा करता है। ये क्या करता है? फ्लो ज्यादा करता है। बेसाल्ट फ्लोज होने का मतलब क्या है? बेसिक नेचर का लावा है, और बेसिक नेचर का लावा क्या करता है? फ्लो ज्यादा करता है। जब वो फ्लो ज्यादा करता है, इसका मतलब क्या करेगा? डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा। यानी क्या करेगा? डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा। एक चीज आप समझो कि मैं एक गिलास पानी यहाँ पे सरफेस पे गिराऊं, और एक क्या करूं मैं, हनी उतना का उतना एक गिलास गिराऊं, ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? पानी ज्यादा कवर करेगा। रीजन क्या? पानी फ्लो ज्यादा करता है, हनी फ्लो कम करता है, तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो बेसिक नेचर का लावा होता है, बेसाल्ट फ्लो का मतलब यहाँ पे बेसिक नेचर का जो लावा है उसका फ्लो ज्यादा है, यानी वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। अर्थ के सरफेस पे इरप्शन होते ही ज्यादा डिस्टेंस तो कवर कर देगा। तो bearing the basalt flows, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes. The Hawaiian volcanoes are the most famous example. Example जरूर mention करना है। These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. Very fluid का मतलब flow बहुत ज्यादा होता है, ये बात हमने पहले से पढ़ ली है। For this reason, these volcanoes are not steep. ठीक है, नॉट स्टीप यानी ये क्या है? लंबाई इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, हाइट जो होती है ना, हाइट इनकी
कम रहती है, हाइट इनकी लो रहती है, आप ये कह सकते हो हाइट इनकी लो रहती है, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। दे बिकम एक्सप्लोजिव if somehow water gets into the vent, otherwise they are characterized by low explosivity। बेसिकली देखो क्या होगा, जो ऐसा तो है नहीं कि वो 24 घंटे 365 दिन उसके अंदर से लावा निकल रहा है, ठीक है। जब यहाँ से लावा निकलना एक टाइम पे बंद होगा, कोई बारिश वारिश होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर, यहाँ पे क्या होगा, वाटर जब इकट्ठा हो जाएगा, वाटर डिपॉजिट जब इस प्लेस के ऊपर हो जाएगा, उस वजह से हम ये कह सकते हैं इसके वेंट में क्या चला गया, वाटर वेपर चला गया, वाटर का वेपर बन जाएगा। फिर जब ये एक्सप्लोजन करेगा ना, फिर जब ये एक्सप्लोजन करेगा, फिर जब ये एक्सप्लोजन करेगा, तो इसके एक्सप्लोजन के साथ में क्या होगा कि लावा बाहर निकल करके पूरी जगह आ जाएगा, और उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सप्लोजिविटी हमें देखने को मिलेगी। कब देखने को मिल रही है, वाटर अंदर चला गया, वाटर का वेपर बन गया, और वेपर बनने के बाद में उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, तो हमें एक्सप्लोजिविटी देखने को मिली, ठीक है। लेकिन वो भी कैसी होती है, लो होती है। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रोज आउट कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही यहां से लावा बाहर निकलता है, ठीक है, लावा यहां से बाहर निकला, ये लावा यहां से बाहर निकला, लावा के बाहर निकलने के साथ साथ में क्या होगा कि ये फाउंटेन की तरह बाहर निकलता है, ये जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, फाउंटेन की तरह लावा बाहर निकला है। अब इसके साथ साथ इसकी जो शेप बनती जा रही है, उस शेप को आप क्या कह रहे हो, उस शेप का नाम दे दिया सिंडर कोन। क्या नाम दिया है, सिंडर कोन। Cinder cones are the type of volcano that is formed by the pyroclastic fragments like volcanic ashes, solidifies lava pieces and hot gases। लावा है, साथ में हॉट गैसेस निकल रही है, और लावा के कुछ पीसेस, उसका रीजन क्या था, मैंने आपको बताया मॉल्टन रॉक होती है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पीसेस जो हैं उसके वो मेल्ट होकर के ही निकले। जब पूरे के पूरे पीसेस नहीं मेल्ट हुए होंगे तो कुछ उसके सॉलिडिफाइड पीसेस होंगे। या फिर एक रीजन क्या हो सकता है, वाटर वेपर अंदर चला गया, वाटर वेपर अंदर जाते ही उसके साथ में जैसे एक्सप्लोजन होकर के आ रहा है, कुछ उसके पार्टिकल्स ठंडे होकर के जब तक नीचे गिरते हैं सॉलिडिफाइज हो जाते हैं। सॉलिड होने की वजह से हम क्या कह रहे हैं, ये पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट कहे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट बेसिकली क्या है, वहां पे हॉट गैसेस निकल रही हैं, एक आपके पास में लावा निकल रहा है, और तीसरा आपके पास में वहां क्या निकल रहा है, सॉलिडिफाइज लावा पीसेस निकल रहे हैं। वो क्यों निकल रहे हैं, वो आप जैसे मान लीजिए कि जैसे मॉल्टन रॉक बाहर निकला, एक हाइट तक उछला, नीचे तक आया, उसके कुछ पीसेस हो सकता है ठंडे होकर के सॉलिड हो जाएं, और सॉलिड होने की वजह से आप क्या कह रहे हैं, वो सारे वहां पे पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट को इरप्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्ड वोल्केनोज जो होंगे वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ये उनका एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाया हुआ है, ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, जहां से निकल करके ये शील्ड वोल्केनो हमारे पास में लावा को दे रहा है। जैसे यहाँ पे लावा इरप्ट होता है, जैसे ही यहाँ पे लावा इरप्ट होता है, तो क्या होगा, लावा के इरप्ट होने के साथ में इसकी कुछ ऐसी डोम जैसी शेप बन जाएगी। आप डोम जैसी शेप देख रहे हो, डोम जैसी शेप बन जाएगी। इसका मतलब मैंने क्या कहा था आपको, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, आर नॉट वेरी स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, तो इसकी हाइट नहीं देखने को मिल रही है। और आपको इसका क्या देखने को मिल रही है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर किए हुए हैं। इस तरीके के आपके वॉल्केनोज क्या होते हैं, शील्ड वॉल्केनोज कहे जाते हैं। तो शील्ड वॉल्केनोज को मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, इनमें बेसाल्ट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद में शील्ड वॉल्केनो जो है लार्जेस्ट वॉल्केनो है, हवाईयन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। इनमें मोस्टली जो लावा होता है वेरी फ्लूइड होता है, उसका रीजन हम समझ चुके हैं। ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, लेकिन एक्सप्लोजिविटी इनकी कम होती है। लावा जो होता है फाउंटेन टाइप में निकलता है, और यहाँ पे हमें सिंडर कोन डेवलप होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये था एक शील्ड वॉल्केनो की कहानी। यस, देखिए ये रहा हमारे पास में शील्ड सिंडर वॉल्केनो को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, ये एशेज निकल रही होंगी और कुछ गैसेस भी निकल रही होंगी। तो एशेज और गैसेस निकल करके कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही होगी, और ये सिंडर कोन को आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाहर निकला, फाउंटेन टाइप में ऐसे निकलता है, यहाँ पे बहुत सारी एशेज और गैसेस भी निकलती हैं। यस, तो ये देखो मैं हवाई की आपके लिए बात कर रहा था, तो मैप में कहाँ है भाई हवाई, यूएस का पार्ट है, ठीक है। तो हवाई जो आइलैंड है उनके अंदर आप देखोगे, ये पूरी हवाई आइलैंड की जो चेन है, यहाँ पे देख लो आप, ये जो पूरे डेवलप हो रखे हैं, कैसे वॉल्केनो से डेवलप हुए हैं, ये शील्ड वॉल्केनो से डेवलप हुए हैं। कैसे वॉल्केनो से डेवलप हुए हैं, ये शील्ड वॉल्केनो का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इनमें कुछ 2-3 फेमस एग्जांपल्स हैं, हवाई का आप नाम ले लो, 2-3 नाम इनमें कुछ भी आप ध्यान रख लेना। बेसिकली ये जो नाम है आपको कहीं पे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो हवाईयन आइलैंड शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। यस, देन हम बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कंपोजिट वोल्केनोज की। ठीक है, कंपोजिट वोल्केनोज क्या होता है, कैसे डिफरेंट होते हैं शील्ड से, इसको भी समझेंगे। देखिए इनमें क्या होता है, these volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lava than basalt। देखो सबसे पहले तो एक वर्ड है विस्कस, इस विस्कस को समझो। विस्कस बेसिकली क्या होता है, विस्कस आप सीधा सीधा एक एग्जांपल समझो, मैंने अभी आपके आगे बात की थी हनी की और वाटर की। ठीक है, विस्कस का मीनिंग क्या होता है, विस्कस का मीनिंग क्या होता है, लेस फ्लूइड। ठीक है, विस्कस का मीनिंग आप ये समझो, लेस फ्लूइड। ठीक है ना, वाटर ज्यादा फ्लूइड है, वाटर ज्यादा फ्लूइड है यानी फ्लो बहुत ज्यादा करता है, फ्लो ज्यादा करता है तो हम क्या बोलेंगे, वाटर की विस्कोसिटी क्या है हमारे पास में, विस्कोसिटी वाटर की लो है, लो विस्कोसिटी। ठीक है ना, वाटर की विस्कोसिटी हमारे पास में क्या है, लो है। और हनी की विस्कोसिटी हम क्या कहेंगे, हाई है, बिकॉज क्या है, हनी जल्दी से बहता नहीं है। तो इन्हीं चीजों को हम बेस बना करके चल रहे हैं। यहाँ पे हम लावा के अंदर बात कर रहे हैं कि एक लावा है जो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, दूसरा लावा है जो थोड़ा कम फ्लो कर रहा है, तो इसी के बेसिस पे हमने इनको कैरेक्टराइज किया है। तो क्या है, these volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lava। more viscous यानी जो फ्लो कम करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, more viscous यानी लेस फ्लो। ठीक है, और लेस विस्कस का मतलब क्या हो जाएगा, मोर फ्लो। ठीक है, तो इस बात को मैं ध्यान रखना है, मोर विस्कस लावा। अब मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट, यहाँ पे बेसाल्ट की बात नहीं हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है, कंपोजिट वोल्केनो के अंदर जो हमारे पास में लावा आता है वो कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसिडिक नेचर के लावा की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, वो कम विस्कस होता है। ठीक है ना, सॉरी मोर विस्कस होता है। जब वो ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा विस्कस होने का बेनिफिट क्या होगा कि वो फ्लो कम करेगा, फ्लो कम करने से हम उसको देखेंगे उससे हाइट ज्यादा जाएगी। ठीक है, these volcanoes are often result in explosive eruptions। explosive eruptions क्यों होते हैं, explosive eruptions का रीजन हमने देखा है कि वाटर जो होता है, वाटर जब वेंट के अंदर चला जाता है तो वाटर वेपर क्या होता है कि जैसे ही वॉल्केनो का इरप्शन होता है उसके साथ में एक्सप्लोजिविटी को लेकर के आता है। क्या बात करी थी अभी हमने, जो एक पूरा वॉल्केनो होता है उसका वेंट होता है, जैसे उसमें वाटर चला जाता है तो वो वेपर बन जाता है और वो क्या कर देता है, उसको एक बार तरीके से चोक कर देता है, तो उसके अंदर एक्सप्लोजिविटी ज्यादा आ जाती है। अलॉन्ग विद द लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेज फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। वही हमने जो पहले वाले के अंदर शील्ड वॉल्केनो में बात की थी, सेम वही हमारे पास में पायरोक्लास्टिक मटेरियल एसिड बहुत सारी आती हैं। दिस मटेरियल accumulates in the vicinity of the vent openings leading to the formation of layers and this makes the mounts appear as composite volcanoes। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, समझते हैं इसको। देखो एक सिचुएशन हमारे पास में ये बन रही है, ठीक है, कि ये आपके पास में यहां से मान लीजिए ओपनिंग थी। ठीक है, ये कोई वोल्केनो है जिसके अंदर ऐसा ओपनिंग थी। अब यहाँ से जो लावा फ्लो होकर के आ रहा है उसका फ्लो ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, ये इस तरीके से ऐसे फ्लो करता जा रहा है। जब लावा ऐसे ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है, इन सब डायरेक्शंस में, तो उसकी हाइट मुझे बताओ ज्यादा आ रही है क्या, तो ये आपके पास में कैसा हो जाएगा, शील्ड वोल्केनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शील्ड वोल्केनो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लावा आ रहा है, ये जो लावा आ रहा है ये क्या कर रहा है, फ्लो ज्यादा कर रहा है, इसका फ्लो हाई है। जैसे जैसे लावा का फ्लो हाई होगा यानी वो क्या करेगा, ज्यादा डेवलप नहीं करेगा, स्टीप फ्लो नहीं होगा, स्टीप नहीं होगा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक मान लीजिए हमारे पास में क्या ऐसे लावा बाहर निकल करके आ रहा है वोल्केनो से, मान लीजिए एक वोल्केनो है, ऐसे लावा निकल करके बाहर आया है, ये लावा आ गया, इधर भी लावा आ रहा है, तो ऐसे लावा क्या कर रहा है, फ्लो कम कर रहा है, फ्लो कम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होती जाएगी, ऐसे हाइट इसकी ज्यादा डेवलप होती जाएगी। हाइट जब ऐसे डेवलप होती जाएगी तो हम क्या कह रहे हैं, ये किस टाइप का एक वोल्केनो हो गया, ये हो गया कंपोजिट वोल्केनो। देखो समझो बात को, जब लावा का फ्लो ज्यादा था तो लावा क्या हो गया, इसकी हाइट को नहीं बढ़ा रहा है, उस टाइप को नाम हमने दे दिया शील्ड वोल्केनो। जब लावा हमारे पास में फ्लो कम कर रहा है यानी वो हाइट को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो हमने नाम दे दिया कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो कब बनते हैं,
कंपोजिट वॉल्केनो कब बनते हैं? कंपोजिट वॉल्केनो तब बनते हैं जब लावा किस टाइप का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और ये हमारे पास में शील्ड वॉल्केनो कब बनते हैं? शील्ड वॉल्केनो हमारे पास में तब बनते हैं जब हमारे पास में लावा कैसा होता है? बेसिक नेचर का, या फिर आप कह दो बेसाल्ट। तो ये सबसे बड़ी चीज हमें ध्यान रखनी है, कंपोजिट वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो में डिफरेंस क्या है, क्यों इनकी स्टीफनेस हमें ज्यादा देखने को मिलती है और दूसरे के अंदर स्टीफनेस हमें क्यों कम देखने को मिलती है। तो शील्ड वॉल्केनो की स्टीफनेस कम होने का रीजन आपको पता है, और एसिडिक के अंदर कंपोजिट के अंदर स्टीफनेस ज्यादा होने का रीजन आपको पता है। यहाँ पे क्या होगा? फ्लो कम होगा, फ्लो कम होता है, ठीक है ना। एसिडिक नेचर का लावा होता है, उसका फ्लो कम होता है। यस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ से निकल करके लावा आ रहा है तो वो ज्यादा बह करके नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? इसकी हाइट को बढ़ाने के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो धीरे धीरे करते हुए मटेरियल इसके पास में एक्यूमुलेट होता जा रहा है और इसकी हाइट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ऐसे वॉल्केनो को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट वॉल्केनो बोलते हैं। किस टाइप का इनके अंदर लावा निकलता है? एसिडिक नेचर का लावा इनमें निकलता है। यस, देन हमारे पास में आते हैं कैल्डेरा एंड क्रेटर, ठीक है। कैल्डेरा एंड क्रेटर क्या होता है? अभी तक हमने दो टाइप के वॉल्केनो की बात करी, एक था शील्ड, दूसरा था कौन सा? दूसरा था कौन सा? कंपोजिट, ठीक है। अब कैल्डेरा क्या होगा? देखो बार बार इरप्शंस होते जा रहे हैं, बार बार इरप्शंस होते जा रहे हैं, उसी का रिजल्ट हमें क्रेटर या कैल्डेरा जैसी फॉर्मेशन दिखती है। बार बार इरप्शन होते जा रहे हैं तो वहां पे हमें ये चीज देखने को मिलेगी। अब बार बार इरप्शन में भी एक पॉइंट है, वो क्या कि एक्सप्लोजिविटी कितनी है। एक्सप्लोजिविटी के बेसिस पे हम इनको फिर से ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे। These are the most explosive of the earth volcanoes। क्या बात की इसने? मोस्ट एक्सप्लोसिव कौन से टाइप के? कैल्डेरा जो होते हैं, उनको देख के पता लग जाता है ज्यादा एक्सप्लोसिव है। क्यों है? रीजन समझते हैं। They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure। तो देखो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिविटी है कि जब ये फट रहा है तो उस टाइम पे अपना ही जो माउथ है ना, उसी को क्या कर रहा है? यहाँ पे कोलैप्स कर दे रहा है। यानी जैसे ही माउथ इसका जो बड़ा होना चाहिए था, जैसे अपन ने पहले वाले के अंदर क्या बात करी, यहाँ पे अपन ने क्या बात करी, ये देखा ना कि जैसे जैसे मटेरियल यहाँ से आ रहा था, वो मटेरियल क्या हो रहा था? यहीं पे डिपॉजिट हो रहा था। डिपॉजिट होने की वजह से इसकी हाइट ज्यादा बढ़ रही थी। क्या था कंपोजिट वॉल्केनो में? यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से इसकी हाइट ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सप्लोजिविटी इतनी ज्यादा है कि यही क्या हो रहा है? खुद ही अपने आप के अंदर ही ये इस मटेरियल को या अपनी हाइट को छोटा कर दे रहा है। कैसे? देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास में कैल्डेरा वॉल्केनोज को हम बात करते हैं, कैल्डेरा वॉल्केनोज के अंदर जैसे इरप्शन होता है, इसका माउथ जो होता है वही इसके अंदर बड़ा होने लग जाता है। मटेरियल इसके आसपास आकर के डिपॉजिट नहीं होता, जैसा कि हम कंपोजिट वॉल्केनोज में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात करी थी हमने? द कोलैप्स्ड डिप्रेशंस आर कॉल्ड द कैल्डेरास। जैसे इरप्शन होता है, इरप्शन होने के बाद में जो इसका पूरा माउथ होता है वही बड़ा होने लग जाता है। इरप्शन इतनी बार होता है कि मटेरियल ज्यादा ना निकल करके, उसकी हाइट ज्यादा ना बढ़ के उसका माउथ ही बड़ा होने लग जाता है। जब उसका माउथ बड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? कैल्डेरास बोल देते हैं। जब उसका माउथ इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है तो उसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो देखिए कैल्डेरा के अंदर सबसे बड़ी चीज थी एक्सप्लोजिविटी। एक्सप्लोजिविटी इतनी ज्यादा हाई थी कि उसका माउथ बड़ा हो गया। यानी ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इनके अंदर इरप्शंस नहीं हो रहे हैं। फ्रीक्वेंट इरप्शंस नहीं होने का मतलब क्या? इनके अंदर कुछ सिचुएशन हमें ऐसी भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत बड़ा माउथ हो रखा है, वेंट इसका क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वाटर का डिपॉजिट भी हो गया। बारिश हो गई तो पानी आके इकट्ठा हो गया, एक तालाब सा बन गया। आके बैठो आराम से, ठीक है। ये अरे जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? कैल्डेरा देखने जा रहे हैं, वहां पानी इकट्ठा हुआ है। तो ये भी हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। The explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but also in close vicinity। क्लोज विसिनिटी का हमने रीजन समझ लिया कि भाई जो उसका वेंट है उसके अंदर रेगुलरली इरप्शंस नहीं हो रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई तरीके का ब्लॉकेज आ रहा है। जैसे ही वहां पे ब्लॉकेज आता है उसके बाद में वहां पे वापस से एक बार के लिए वाटर का डिपोजिशन हो जाता है, और फिर जब वो इरप्ट होता है तो उसका माउथ फिर से और बड़ा होने लग जाता है। रीजन क्या था? एक्सप्लोजिविटी, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिवनेस होती है। देन है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या होते हैं? अभी तक हमने तीन टाइप की बात करी, शील्ड, कंपोजिट एंड कैल्डेरा की। अब बात करते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की। दीज वॉल्केनोज outpour highly fluid lava that flows for long distances। Some parts of the world are covered by thousands of square kilometer of thick basalt lava flows। देखो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस याद कैसे रखना है? नाम है फ्लड बेसाल्ट,
यानी बेसाल्ट टाइप का जो लावा होगा वो क्या करेगा, फ्लड के अंदर क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा बहता है, डरना नहीं है नाम से। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के अंदर क्या होगा, जो बेसाल्ट टाइप का लावा है वो क्या करेगा, फ्लड की तरह बह रहा होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस को कवर कर लेगा। जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस को कवर कर लेगा तो क्या होगा कि ये जो पूरा जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, वॉल्केनो। तो यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर क्या होगा, इस पूरे रीजन के अंदर वॉल्केनो के न्यूट्रिएंट रिच हमें सॉइल मिलने वाली है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा, डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन रीजन जो आप देखते हो, उस डेक्कन रीजन के अंदर यही तो है, वॉल्केनो की जो न्यूट्रिएंट, वॉल्केनो के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर आपको सॉइल के अंदर मिलते हैं, जो ब्लैक सॉइल वहां पे देखने को मिलती है। तो क्या है, वॉल्केनो आउटपुट हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, some parts of the world are covered by thousands of square kilometer of thick basalt lava flows. There can be a series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 meter. Individual flows may extend for hundreds of kilometers. The Deccan Traps from India, presently covering most of the Maharashtra plateau, are much larger flood basalt province. It is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present. बेसिकली बात इतनी सी है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के अंदर बेसाल्ट टाइप का लावा निकलेगा। कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा वो फ्लो करता है, और फ्लो करेगा तो बहुत लार्ज एरिया को वो कवर कर लेगा। लार्ज एरिया को कवर कर लेगा तो उसके कुछ एग्जांपल देखें, डेक्कन ट्रैप्स, दैट्स इट। ये देखो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस का एक एग्जांपल है, ये कोई एक रीजन है हमारे पास में जिसके अंदर क्या हो रखा है, ये जो फॉर्मेशन आपको देखने को पूरी मिल रही है क्या है, ये पूरी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, जहां पे कहीं पे पूरा जो लावा है बह बह के आगे होगा, डिपॉजिट होने के बाद में आज प्रेजेंटली वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब कहीं पे भी ऐसे लैंडफॉर्म्स देखो तो ये नहीं कि ये देखने जा रहे हैं वो ये अलग दिख रहा है, ये अलग नहीं दिख रहा है, ये बेसिकली फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है जो ऐसा बना हुआ है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे, जैसे इंडिया के अंदर डेक्कन रीजन के अंदर है, साइबेरिया में इधर है, इधर कुछ आइसलैंड के अंदर भी देखने को मिलेगा, कोलंबिया में भी है, पराना में भी है, तो ऐसे करके अलग अलग रीजन्स में आप देख सकते हो। यहाँ पे सब जगह पे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे। देन हम बात करते हैं मिड ओशनिक रिज की। मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज क्या होते हैं, देखो ये भी एक टाइप ऑफ वॉल्केनो है। मिड ओशनिक रिज क्या होता है, देखो देखिए हमारे पास में दो टाइप की क्रस्ट होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती क्या चीज है, ये हमने बात करी थी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारे पास में वो कॉन्टिनेंट का सारा पार्ट जहां पे हम रहते हैं, और ओशनिक क्रस्ट वो वाला पार्ट होती है जहां पे ओशंस है। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थोड़ी सी ज्यादा हाइट है और ओशनिक क्रस्ट उससे थोड़ा सा नीचा है, ये कुछ ऐसा, तभी तो यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो रखा है, ये ओशंस बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंट वाला रीजन है। ये कॉन्टिनेंट और ओशन के अंदर ये डिफरेंस है। तो अब देखो ओशंस के अंदर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मिड ओशनिक रिज, यानी ओशन के अंदर ही बीच में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा जहां पे वॉल्केनो का इरप्शन होता है। बेसिकली होगा क्या कि जो हमारे पास में कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशंस हैं वो कैसे बनते गए, उनकी कैसे फॉर्मेशन होती गई, या आज भी वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एक रीजन हमें यहाँ से मिलता है। तो देखिए जो ओशनिक क्रस्ट है, ये वाला पूरा रीजन ओशनिक क्रस्ट है, इस ओशनिक क्रस्ट के बीच में से जहां पे मिड ओशनिक वॉल्केनो की हम बात करें वहां से लावा बाहर आता है। जब लावा बाहर आ रहा है तो बेसिकली होगा क्या रहा है कि ये जो हमारे पास में ओशनिक क्रस्ट है ये दोनों डायरेक्शन के अंदर सेपरेट होते हुए जा रही है। जब ये दोनों सेपरेट हो रही है इसका मतलब यहाँ पे नई हमारे पास में क्या हो रही है, सरफेस का इरप्शन हो रहा है, नई सरफेस बाहर आ रही है। और नई सरफेस क्यों बन रही है, वो यहाँ से लावा बाहर आ रहा है उसकी वजह से बन रही है। तो लावा के बाहर आने से जो ओशनिक क्रस्ट है उनके अंदर सेपरेशन होने की वजह से लावा बाहर आता है, और लावा बाहर आने से हमारे पास में नई सरफेस बन रही है। तो मिड ओशनिक रिज हम जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहा है, ओशनिक एरियाज में हमें देखने को मिल रहा है। ओशनिक रिज का जो एरिया है लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास है, और उससे ही हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंट इरप्शन होने की वजह से ओशन का जो रीजन है वो हमारे पास में बढ़ता जा रहा है, या फिर हम ऐसा कहें ओशनिक क्रस्ट का एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी समझे तो देखिए बेसिकली होगा क्या कि ये जो दो हमारे पास में क्रस्ट है ये क्या कर रहा है, इधर सेपरेट हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में सेपरेट हो रहा है, और लावा क्या होगा, बाहर आ रहा होगा। जब ये लावा ऐसे बाहर आ रहा होगा, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर से जब लावा इधर से बह के बाहर आ रहा होगा, ये दोनों सेपरेट हो रहे होंगे, उसकी वजह से हमारे पास में ये जो पूरा रीजन है क्या कर रहा है, नई एक सरफेस को जन्म दे रहा है।
नई सरफेस बनती जा रही है। अब नई सरफेस क्यों बनी थी? लावा बाहर आया था। लावा क्यों बाहर आ रहा है? एक ओशनिक क्रस्ट में सेपरेशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी कि अंदर जो हमारे पास में मैग्मा होता है उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा होता है। वो ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन के अंदर मैग्मा का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर लगता है और ओशनिक रेज के अंदर आपको सेपरेशन होते हुए दिखता है। तो ये देखो, ये जो पूरे जो रीजन्स यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, क्या है? पूरे रीजन्स यहाँ पे मिड ओशनिक रेज है। यहाँ पे आपको स्ट्रेचेस दिखेंगे कि जहाँ पे लावा का इरप्शन होता रहता है और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे नई नई सरफेस आपको बनती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ये मिड ओशनिक रीजन पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। देन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। देखिए, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अभी तक हमने वॉल्केनो के टाइप पढ़े थे। कौन कौन से टाइप पढ़े थे? एक बार फटाफट से उनको सबको समराइज कर लेते हैं। यस, पिक्चर दिखा के मैं आपको फटाफट समराइज कर रहा हूँ। फर्स्ट था शील्ड वॉल्केनो, कुछ ऐसा था, याद आया? जिसके अंदर हमने बात की थी कि इसका स्टीपनेस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा हमें एशेस गैसेस वगैरह देखने को मिल रही है। सिंडर कोन की भी हमने इसके साथ ही बात कर ली थी कि किस तरीके के सिंडर कोन होते हैं। यहाँ पे सिंडर कोन बेसिकली वो है जिनके अंदर एशेस हमारे पास में थोड़ी सी ज्यादा होती है, गैसेस ज्यादा निकल रही होती है। ठीक है, शील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल हवाईयन आइलैंड हमने देख लिया था। फिर हमने बात की थी कंपोजिट वॉल्केनोज की। कंपोजिट वॉल्केनो को हमने देखा था स्टीपनेस ज्यादा होती है। रीजन क्या है? उसके अंदर हमारे पास में मोर विस्कस लावा होता है जिसका लेस फ्लो होता है, उसका हमने बात कर दी थी। फिर हमने बात की थी, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन कर लिया था। फिर हम आए थे कैल्डेरा के ऊपर, ज्यादा एक्सप्लोजिविटी की वजह से इनका माउथ बड़ा होते जाता है, ये हमने देखा था। देन हमने बात की थी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस में क्या था? लावा जो था बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा था और लावा के फ्लो करने की वजह से बहुत ज्यादा रीजन कवर कर लेता है। रीजन कवर करने की वजह से, जैसा हमने देखा था डेक्कन ट्रैप के अंदर पूरी सॉइल जो मिलती है हमें, ब्लैक सॉइल मिलती है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली है जैसे हमारे पास में एक वॉल्केनो से जो सैंपल्स में मिलती है, वैसे न्यूट्रिएंट्स उसमें देखने को मिलते हैं। देन हमने बात की थी कि फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ हैं, पूरे वर्ल्ड में हमने देखा था। फिर हमने बात करी है कि मिड ओशनिक रीज क्या होता है। मिड ओशनिक रीज का वॉल्केनो की हमने बात की थी कि भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सेपरेट होते जा रही है, लावा बाहर आ रहा है और नई सरफेस हमारे पास में बनते हुए जा रही है। यस, देन हम बात करते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। तो वॉल्केनो को हमने कैसे वॉल्केनो है उनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्केनो का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उस इंपैक्ट को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रूसिव फॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म्स यानी अर्थ के इंटीरियर में किस तरीके से इंपैक्ट आ रहा है। सरफेस पे तो कैसा दिख रहे थे वो हमने बात कर ली थी। अब इंट्रूसिव यानी अर्थ के इंटीरियर में कैसे वॉल्केनो इंपैक्ट करता है वो समझते हैं। द लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक। बेसिकली लावा जो होता है वो कैसी रॉक्स को बना रहा है? इग्नियस रॉक्स को बना रहा है। द कूलिंग में टेक प्लेस ईदर ऑन द रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज इन स्टिल इन द क्रस्टल पोजिशन। देखो होगा क्या, ये कोई वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो से यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, ठीक है ना। या तो ये बाहर आके यहाँ पे पूरी एक रॉक बना देगा, इग्नियस रॉक, सरफेस पे आके ठंडा होगा, या फिर ये बाहर ही नहीं आ पाएगा, अंदर ही मान लो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अंदर ब्लॉक होने का एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि ये देखो मान लीजिए जो क्या हो रहा है, लावा यहाँ से निकल रहा था, वो लावा कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, हो सकता है नीचे की डायरेक्शन में कहीं चला गया हो सकता है वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में यहाँ तक आके ब्लॉक हो गया, उसके बाद में नहीं जा पाया, या उसने कुछ ऐसी एक शेप बना दियो, सॉस्टर जैसी शेप बना दियो, है ना, इनवर्स सॉस्टर जैसी शेप बना दियो। तो ये अलग अलग शेप्स बन सकती हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास में या तो सरफेस पे आके वो लावा ठंडा हो सकता है या फिर सरफेस के अंदर हो सकता है। सरफेस के अंदर क्यों हो सकता है, उसका रीजन है कि जैसे लावा बाहर आ रहा है, हो सकता है उसको कोई ब्लॉकेज मिल गया हो, वहीं रुक गया हो, कोई और डायरेक्शन के अंदर मुड़ गया हो, ठीक है, कोई और डायरेक्शन के अंदर मुड़ के वहीं पे डिपॉजिट होने लग गया हो एक जगह पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है वहां पे। तो देन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, igneous rocks are classified as volcanic rocks cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust। बेसिकली हम दो टाइप की रॉक की बात कर रहे हैं। इग्नियस रॉक जो हमारे पास में आ रही है, एक कौन सी हो सकती है, एक वॉल्केनिक रॉक्स हो सकती है। वॉल्केनिक रॉक यानी जो सरफेस के ऊपर आकर के कूल हो रही है। तो जो लावा था इरप्शन होने के बाद में ये जो रॉक सरफेस के ऊपर आकर के बनी है, तो वो हो जाएगी वॉल्केनिक रॉक। और जो अंदर ही ब्लॉक हो गई, निकल ही नहीं पाई, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक यानी पाताल, पाताल के अंदर गहरी बैठी हुई है, ठीक है। जैसे आप नहीं बात करते हो ग्रेनाइट वगैरह बहुत ज्यादा डेप्थ में मिलते हैं, तो ये क्यों मिलते हैं ग्रेनाइट वगैरह, थैंक्स टू दिस वॉल्केनो, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तभी जाके हमारे पास में ग्रेनाइट जैसी चीजें वहां पे मिलती हैं, ठीक है।
द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शंस assumes different forms. These forms are called intrusive forms. बेसिकली जो लावा बाहर नहीं आ पाया वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ शेप बना के रह गया. अब वो जो शेप बना के रह गया उसका नाम क्या है? इंट्रूसिव फॉर्म है. क्या कहा हमने? जो लावा सरफेस के ऊपर बाहर आ गया उसने तो अपनी कोई ना कोई शेप बना ली. टाइप ऑफ वॉल्केनो हमने पढ़ लिए, या उससे जो रॉक बना वो नाम हो गया वॉल्केनिक रॉक. जो लावा अंदर ही अंदर रह गया, बाहर आ ही नहीं पाया, जो गम गिट के रह गया अंदर, तो वो क्या आ गया? प्लूटोनिक रॉक बना गया. तो ये जो प्लूटोनिक रॉक है उसी को हम यहाँ पे समझते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ एक डायग्राम है जो अभी हमने वॉल्केनो के स्टार्टिंग के अंदर देखा था. ऊपर ऊपर की बातें हमने पहले ही कर ली. कंपोजिट वॉल्केनो किस टाइप के होते हैं, सिंडर कोन कैसा होता है, ठीक है. फिर हमने बात की थी भाई कैल्डेरा कैसा बनता है. उसके अलावा भी हमने 2 टाइप के वॉल्केनो पढ़े थे, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे. देन फिर अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो अर्थ के इंटीरियर में क्या होगा? ये देखिए ये सिल जो हमारे पास में बन रहा है, सिल लिखा हुआ है. ये क्यों बना? भाई कोई लावा था जो बाहर आना चाह रहा था, नहीं आके वो कोई और डायरेक्शन में मुड़ गया, लेकिन आगे जाके ब्लॉक हो गया, तो एक नई स्ट्रक्चर बन गई, उसको हमने हो सकता है सिल नाम दे दिया है. कुछ और हमारे पास में बैथोलिथ लिखा हुआ है, डाइक लिखा हुआ है, लेकोलिथ लिखा हुआ है. अलग अलग टाइप की हमारे पास में शेप बन रही है. उन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यस, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा, कि कुछ ये अर्थ के इंटीरियर में जो चीजें हुई थी, आउटर वाली नहीं देखनी है, अब सिर्फ ये इतनी देखनी है. इंटीरियर में जितनी सारी चीजें हैं इन सब को अब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए ये जो ऐसी वर्टिकल सी शेप बनती है, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, इन डिटेल अभी पढ़ेंगे. ये जो वर्टिकल सी जो हमारे पास में शेप बनती है उसको बोलते हैं डाइक. ठीक है, ये जो आपके पास में शेप होती है ये, इसको क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स. वही 10th में जो पढ़ा था, कॉन्वेक्स कॉनकेव. ये क्या है? कॉनकेव. ठीक है, तो ये जो कॉनकेव शेप है, कॉन्वेक्स शेप है, इन्हीं का नाम दिया हुआ है यहाँ पे. ये जो कॉन्वेक्स जैसी शेप आपको देखने को मिल रही है, कॉन्वेक्स जैसी शेप है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रही है, इसका नाम क्या है? लेपोलिथ नाम होता है. क्या नाम होता है? लेपोलिथ इसका नाम होता है. ठीक है, ये क्या होता है? लेकोलिथ. लेकोलिथ किसको कह दिया आपने? कॉनकेव शेप को कह दिया. ये कॉनकेव शेप है. ये कौन सा है? ये है कॉन्वेक्स. ये कॉन्वेक्स शेप है, ये कॉनकेव शेप है. कॉनकेव शेप का नाम लेकोलिथ, कॉन्वेक्स का नाम लेपोलिथ. ठीक है, सिल. सिल कह रहे हैं जो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है उसका नाम क्या है? सिल. हॉरिजॉन्टल आ रहा है सिल, वर्टिकल आ रहा है डाइक. ठीक है, डाइक क्या होता है? वर्टिकल आता है, और सिल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल आता है. हॉरिजॉन्टल आता है. ठीक है, ये देखो ये सिल, ये भी एक सिल है, ये भी एक सिल है, तो ऐसा ही सिल है. और ये जो पूरा नीचे इतना बड़ा सा ये क्या है? ये है बैथोलिथ. क्या है? बैथोलिथ. इस पूरे को बोलते हैं बैथोलिथ. तो बेसिकली स्ट्रक्चर के नाम है, जो लावा है वो अंदर सॉलिडिफाई हो गया है, तो उन रॉक्स को हमने नाम दे दिया, ये बैथोलिथ होता है. वर्टिकल जो बन गया उसको नाम डाइक दे दिया, हॉरिजॉन्टल जो रह गया उसका नाम सिल दे दिया, कॉनकेव जैसी शेप बन गई उसको लेकोलिथ दे दिया, कॉन्वेक्स जैसी बन गई उसको लेपोलिथ दे दिया. ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अब इनके ऊपर. फिर हमारे पास है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के अंदर फर्स्ट बैथोलिथ. बैथोलिथ क्या होता है उसको समझते हैं. A large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develop in the form of large domes. बेसिकली क्या हो रहा था कि ये हमारे पास में एक टाइप ऑफ प्लूटोनिक रॉक था जो अंदर ही अंदर पूरा कूल डाउन हो गया, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया? बैथोलिथ नाम दे दिया. ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर है, तो एक टाइप का प्लूटोनिक रॉक है जो बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर कूल डाउन हो गया, उसको नाम दे दिया बैथोलिथ. They appear on the surface only after the denudation process remove the overlying material. आज से मान लो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ये जो पूरी सारी लेयर है, ऊपर की सारी लेयर्स हट जाएंगी, तो नीचे की क्या होगी? बैथोलिथ सामने आएगी. तो डेनुडेशन अपर्दन के बाद में ये बैथोलिथ हमारे पास में सामने आता है. They cover large areas and at times assume depth they may be several kilometer. These are granitic bodies. ठीक है, ग्रेनाइटिक बॉडीज. क्या कहा? ग्रेनाइटिक बॉडीज, यानी ग्रेनाइट जो होता है इतना डेप्थ में क्यों मिलता है? बेसिकली ग्रेनाइट एक टाइप का बैथोलिथ रॉक ही तो होता है. ठीक है, मोर एसिडिक एंड लेस फ्लो. बेसिकली ग्रेनाइटिक बॉडीज होती क्या है? जो ज्यादा एसिडिक होती हैं. ठीक है, ज्यादा एसिडिक होती है यानी उनकी डिस्टेंसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगी. ठीक है, डिस्टेंसेस उनकी कम होती है. कभी कभार हो सकता है कि उनकी डेप्थ कुछ बहुत किलोमीटर्स तक हो जाए, लेकिन हर बार नहीं होती है. ठीक है, बैथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स. बेसिकली यहां से मैग्मा कभी इरप्ट होकर के बाहर आता होगा, अब वहीं पे मान लो जो मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया, रह गया, उसका नाम क्या था? बैथोलिथ. देखिए बैथोलिथ आपको दिखाएंगे अभी आगे कैसा होता है. देन हमारे पास में लेकोलिथ.
लेकोलिथ क्या है? दीज आर द लार्ज डोम शेप्ड, डोम शेप्ड अभी आपको मैंने दिखाया था, ऐसा कुछ था, ये था ऐसा कुछ, ऐसा था, ये था डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो। ये क्या था? पाइप जैसा शेप आ रहा था, ठीक है। इट रिजेंबल्स द सरफेस वॉल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो, ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ्स, ठीक है। Then it can be regarded as the localized source of lava that finds its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rock. ये लो जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, इंडिया के अंदर कर्नाटका प्लेटू जो है ना, उसके अंदर डोमल हिल्स है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपको किसका एग्जाम्पल है? वो आपको लेकोलिथ का एग्जाम्पल देती है, ठीक है। लेकोलिथ का एग्जाम्पल क्या है? कर्नाटका प्लेटू में डोमल हिल्स है। मोस्ट ऑफ दीज नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेकोलिथ और बेथोलिथ्स, ठीक है। तो लेकोलिथ और बेथोलिथ के आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। देन लेपोलिथ, पहले बेथोलिथ और लेकोलिथ के दर्शन कर लेते हैं। प्रकट हो जाओ भाई। हाँ जी, ये देखो, ये रहा सिल, ये देखो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये यही बात कर रहा हूँ, ये रहा सिल, ये देखो इधर, ये रहा पूरा, ये रहा सिल, ये पूरा क्या है? ये जो पूरा, ये रीजन है डाइक, डाइक सिल सिल, दिख गए भाई। ये देखो क्या हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में कभी वॉल्केनो के यहाँ पे वॉल्केनो का पार्ट रहा होगा जिसके अंदर से चला होगा, लेकिन आगे ब्लॉकेज आ गया, नहीं जा पाया कोई भी रीजन की वजह से, या लावा, ये वैक्यूम रीजन हो रहा होगा, खाली होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो लावा आके सॉलिडिफाई हो गया, तो ये कुछ हो गया मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में आज ये हमारे सामने देखते हैं, अरे ये क्या है, रॉक ऐसा कैसा हो गया? अरे रॉक ऐसा नहीं है भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ और हुआ होगा जिसका आज आप दर्शन कर रहे हो। ये देखो, ये बेथोलिथ, बेथोलिथ का एग्जाम्पल है, देखने को मिल रहा है ना बेथोलिथ, ये देखो ऐसा ही कुछ था, ये रहा बेथोलिथ आपके सामने, ठीक है। ये रॉक जो देखने को मिल रहा है ये है बेथोलिथ, ठीक है। तो बेथोलिथ और डाइक सील के आपको दर्शन हो गए। नेक्स्ट आते हैं लेकोलिथ के दर्शन। लेकोलिथ प्रकट हो जाओ, ये रहा लेकोलिथ, ये देखो, ये आपको डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो डोम शेप दिख रहा है ना, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका नीचे कहीं अर्थ के अंदर हो सकता है, अभी इंटीरियर के अंदर पाइप नीचे ही हो, वो मिलियंस ऑफ ईयर बाद आपकी पुश्तों को देखने को मिले, है ना। तो ये क्या है? लेकोलिथ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम जैसा दिख रहा है देखने को, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? लेकोलिथ होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेपोलिथ, फेकोलिथ एंड सील्स की, ठीक है। As and when the lava moves upwards, a portion of the same may tend to move in the horizontal direction. Wherever it finds a weak plane, it may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape concave to the sky body is called lepolith. Lepolith क्या है? ठीक है, saucer shape, ये जो shape आ रही है, ये क्या है? saucer, ये है saucer shape, या मैंने इसको आपको क्या कहा था? concave shape, या इसको आप क्या कह सकते हो? कॉनकेव शेप, या ये हो जाएगी कॉनकेव शेप। कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, स्काई ऊपर होता है, स्काई के सामने कॉनकेव है ना ये, ठीक है। तो कॉनकेव बॉडी, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे लेपोलिथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लेपोलिथ। ध्यान रखेंगे भाई, लेपोलिथ क्या होता है, ठीक है। लेपोलिथ के लगे हाथ आपको दर्शन करा देते हैं, देखो लेपोलिथ, ये रहा, ये देखो लेपोलिथ, ये ना लेपोलिथ, ठीक है। लेपोलिथ है, सॉसर शेप है स्काई के लिए, ये रहा आपका स्काई, स्काई के साथ में सॉसर शेप है, तो क्या हो गया? लेपोलिथ हो गया, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में आपके सामने आ जाते हैं, तो ये हो गया आपके पास में लेपोलिथ, यस। देन हम बात करते हैं, अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन जैसी शेप आती है, वेवी मास, ठीक है। वेव जैसा आपको दिखता है, कुछ ऐसा ऐसा घूम करके आ जाए, ठीक है। ढंग से बनाते हैं, ये लो ऐसा, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइंस। ये इसको आप क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइंस ही तो बोलते हो, ये होता है सिंक्लाइंस। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जैसी शेप, यानी कहीं पे मान लो हो सकता है आपको कुछ रॉक एक ऐसा देखने को मिल जाए, कुछ ऐसी शेप देखने को मिल जाए, उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे फेकोलिथ, उसको कहोगे फेकोलिथ। इन द फोल्डेड इग्नियस कंट्री सच वेवी मटेरियल have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers subsequently developed as batholith. These are called fecholith. Basically होता क्या है?
यही है ना जो आपके पास में कौन, फेकोलिथ। आगे जाकर के कई बार बेथोलिथ में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। होगा क्या कि आपको वेवी जैसी शेप, देखो ये तो था सिल जो हॉरिजॉन्टल था, ये क्या था, सिल, ये था सिल। अब अगर ऐसा वेव जैसी शेप आ रही है, ये कैसी वेव जैसी शेप आ रही है, इस वेव जैसी शेप का नाम क्या है, इसका नाम है फेकोलिथ। बात इतनी सी है, वेव जैसी शेप आ गई फेकोलिथ, हो गया फेकोलिथ। और स्ट्रेट आपके पास में हॉरिजॉन्टल आ गया, वो हो गया सिल, ठीक है। देन द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज इन द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल। क्या कहा जाता है, सिल। कौन सी, हॉरिजॉन्टल बॉडी, नियर हॉरिजॉन्टल, ये लगभग हॉरिजॉन्टल है, उनको सिल कह दिया। शीट्स डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, द थिनर वंस आर कॉल्ड शीट्स व्हाइल द थिक हॉरिजॉन्टल डेप्थ्स आर कॉल्ड सिल। बस बात ये है कि नियर हॉरिजॉन्टल होगी उसको आप क्या कह दोगे, उसको आप कह दोगे सिल। और जो आपके पास में वेवी टाइप की होती है उसको बोलते हो आप फेकोलिथ, ठीक है। यस, तो देखिए यहाँ पे ये था आपके पास में सिल्स, ये लगभग आपके पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल जैसी आ रही है, ये भी आपके पास में हॉरिजॉन्टल जैसी आ रही है ना। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास में हॉरिजॉन्टल जैसी शेप दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सिल हो जाएगी, ठीक है। डाइक्स आपको मैंने बताया था वर्टिकल होती है, ये देखो डाइक्स, ये वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर ही जा रही है, ये डाइक्स हैं सब, ठीक है। ये बैथोलिथ, ये पूरा बैथोलिथ है, ठीक है, ये पूरा बैथोलिथ है, ठीक है। ये जो ऐसे आपके पास में चलती जा रही थी ना, ये सब क्या थी, ये सब सिल्स ही तो थी, हॉरिजॉन्टल जो चलती हुई जा रही थी वो सिल्स थी। और जो वर्टिकल थी, जो ऐसे सीधी खड़ी थी, वो क्या थी, डाइक थी, सीधी खड़ी थी वो क्या थी, डाइक थी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली क्या है, ये हो जाएंगी सिल, और ये वर्टिकल वाली क्या हो जाएंगी, डाइक, ठीक है। और ये जो बेस के अंदर यहाँ पे अगर मान लो ऐसा ऐसा जो कुछ बन जाता, वो क्या हो जाता, बैथोलिथ बन जाता, बैथोलिथ, ठीक है। यस, देन हम बात करते हैं डाइक की। When the lava makes its way through cracks and the fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. क्या करें, almost perpendicular to the ground, ये बात को ध्यान रखना भाई, almost perpendicular to the ground। ग्राउंड कैसा है, ये रहा आपका ग्राउंड, इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइक, ठीक है ना, ये हो जाएगा डाइक। वर्टिकल जो भी है वो है डाइक, हॉरिजॉन्टल है वो सिल, वेवी है जो, वेवी है जो क्या, पैथोलिथ, ठीक है। It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dikes. These are the most commonly found in the intrusive forms in the western Maharashtra area. कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं भाई, वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है। These are considered to the feeders for the eruptions that lead to the development of the Deccan traps, ठीक है। बेसिकली यही वो रीजंस थे जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। यही माना जाता है कि डेक्कन ट्रैप के अंदर महाराष्ट्र वाला जो रीजन है प्रोमिनेंट है, जहां पे आपको डाइक्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से कभी कभार निकल करके क्या, लावा का इरप्शन हुआ करता होगा। यस, तो एक बार फिर से दर्शन कर लो भाई, सिल ऐसा हॉरिजॉन्टल, डाइक ऐसा वर्टिकल, बैथोलिथ ऐसा बचा हुआ जो पूरा जहां से मैग्मा निकलता होगा, ये रहा सिल प्रैक्टिकली, ठीक है। ये रहा आपके पास सामने डाइक, और ये रहा आपके सामने बैथोलिथ एक बार और। देन आपके पास में ये था पूरा डोम लाइक स्ट्रक्चर क्या, लेकोलिथ, और उसके बाद में ये था आपके पास में फेकोलिथ, ये रहा देखो वेवी स्ट्रक्चर, ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, हो सकता है आगे ऐसे भी आ रहा हो, ये देखो ऐसे वेवी स्ट्रक्चर, ये क्या है, फेकोलिथ है, ठीक है ना, वेवी स्ट्रक्चर क्या है, फेकोलिथ है। देन उसके बाद में लेपोलिथ, ये जो स्काई के सामने कॉनकेव शेप दिखा रहा है, सॉसर शेप दिखा रहा है, इसको कैसे कह सकते हो आप, सॉसर लाइक शेप, या इसको आप कह सकते हो कॉनकेव टू द स्काई, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, ये होता है आपके पास में लेपोलिथ। यस, तो यहाँ पे मैंने सबको एक साथ में फिर से कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ एक बार फिर से हम देख ले रहे हैं, देखो ये पूरा क्या है, बैथोलिथ है, ये पूरा बैथोलिथ है, पूरा नीचे का स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है, मेन वेंट है जहां से वॉल्केनो निकल रहा है, ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल से ऐसी दिख रही है, चलिए तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास में हो जाएगा बैथोलिथ, ये है बैथोलिथ, ठीक है। यहाँ से ये पूरा मेन क्या कर रहा है, लावा निकाल करके दे रहा है, इसके साइड्स में ये क्या बन गई, ये पूरी बन गई सिल, ठीक है, ये पूरी बन गई सिल। ये क्या हो गया, डाइक, ऑलमोस्ट देखो ये वर्टिकल है ना, ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वो जरूरी नहीं है हमेशा परपेंडिकुलर टू द अर्थ हो, ये भी डाइक कही जाएगी, ठीक है। ये वाली भी क्या है हमारे पास में, ये भी डाइक है, ठीक है ना, ये भी एक डाइक है, इससे क्या बन गई, इधर ये सिल बन गई, ठीक है। ये सॉसर शेप क्या हो गई, सॉसर शेप क्या होती है, सॉसर शेप क्या होती है, अभी अभी हमने बात करी थी, ठीक है।
और उसके बाद में ये देखो, ये फेकोलिथ, ये वेवी स्ट्रक्चर, ये आ रहा है ना यहाँ पे वेवी स्ट्रक्चर, ये फेकोलिथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लेकोलिथ जैसे स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये आपके पास में लेकोलिथ, ये लेकोलिथ, लेकोलिथ आ गया, बेथोलिथ आ गया, फेकोलिथ आ गया, डाइक आ गया, सिल आ गया, ठीक है, लेपोलिथ आ गया, सब आ गया हमारे पास में। तो इस एक डायग्राम के अंदर सब कुछ कवर हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा वोल्केनो के इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास में वोल्केनो होता है उससे कौन सा टाइप की रॉक बनती है, इग्नियस रॉक बनती है, अर्थ के सरफेस पे बनेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वोल्केनिक लैंडफॉर्म के अंदर, वोल्केनिक लैंडफॉर्म में उसको हम क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक के अंदर हम कह देते हैं। और जो अंदर की जब बनती है उसको प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। प्लूटोनिक रॉक्स कुछ इस टाइप की होती हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।